नमस्कार, राष्ट्रहित देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवम। राहत इंदौरी का एक शेर है कि कॉलेज के सब बच्चे चुप हैं कागज की एक नाव लिए, चारों तरफ दरिया की सूरत फैली है, बेकारी है। भारत जैसे विकासशील देश में बेरोजगार आखिर किसे कहा जाता है? आज राष्ट्रहित में मेरा यह सवाल है। यहां बेरोजगार वो है जो काम तो करना चाहता है, तलाश भी कर रहा है, लेकिन उसे काम मिल नहीं पा रहा। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देश में हर वो व्यक्ति बेरोजगार है जिसे उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी नहीं मिली। एक मार्के की बात भी बताता हूं आपको। हमारे देश में रोजगार नहीं बढ़ रहे, मगर बेरोजगारी का आंकड़ा भी उस लिहाज से नहीं बढ़ रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे यहां सोशल सिक्योरिटी नहीं है। यहां आपकी क्वालिफिकेशन भले कितनी भी हो, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा तो यह आपका और आपके माता पिता का सिरदर्द है, सरकार का नहीं। यहां आप यह भी नहीं कह सकते कि जब तक मुझे मेरे मुताबिक काम न मिल जाए तब तक मैं घर बैठ जाऊंगा। हो सकता है घर वाले ही दौड़ा लें। अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप में ऐसे युवक युवतियों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो आप वहां सही काम मिलने तक इंतजार कर सकते हैं। इसलिए यहां पेट भरने के लिए इस बीच शिक्षित बेरोजगार भी पकौड़ा बेच सकते हैं। ठेला चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे या सिर पर बोझ उठाएंगे, तब यह मान लिया जाएगा कि उन्हें रोजगार मिल गया है। और यही कारण है कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा पहले 3-4% के आसपास रहता था, वो अब मुश्किल से खिसककर 7 से 8% के आसपास रहता है। वो ज्यादा बढ़ता नहीं दिखता। इसका साइड इफेक्ट यह है कि यहां अंडर एम्प्लॉयड बढ़ रहा है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट अपने यहां कोई मुद्दा नहीं है। रिक्शा वाला अगर अपने स्टैंड पर 12 घंटे खड़ा रहता है तो उसको 2-3 घंटे का काम मिलना है। और ऐसा ही हाल ठेला वाले, चना मूंगफली बेचने वाले या दूसरी चीजें बेचने वालों पर भी लागू होता है। लेकिन उन सभी को रोजगार वाला मान लिया जाता है हमारे यहां। मतलब हमारे यहां डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई बेरोजगारी है। यह कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जहां खेत में जरूरत तो 4 लोगों की होती है पर 10-20 भी खप जाते हैं। जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जैसी किताब के लेखक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स की माने तो मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी की वजह से होती है। कीन्स बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या मानते थे। उनका मानना था कि किसी देश के पास बेरोजगारों से करवाने के लिए कोई भी काम न हो तो उनसे सिर्फ गड्ढे खुदवाकर उन्हें भरवाना चाहिए। ऐसा करवाने से बेरोजगार लोग भले ही कोई उत्पादक कार्य ना करें, लेकिन वो अनुत्पादक या नकारात्मक कार्यों में शामिल नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात, देश में चीजों और सेवाओं की मांग बनी रहेगी इस काम से, जिससे देश में औद्योगिक विकास होता रहेगा। यह भी एक थ्योरी है। अगर आप गौर कीजिए तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे कॉन्सेप्ट ऐसे बेरोजगारों को काफी हद तक खुरापात करने से रोकते भी हैं। कुछ तस्वीरें भी मैंने निकाली है जो मैं चाहूंगा कि बगल में दिखाई जाएं। अभी अगर आप देखें तो कभी फुर्सत में सोचिएगा कि पूंजीवादियों ने ऐसे माध्यमों का आविष्कार क्यों किया, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे माध्यम। बेशक इन माध्यमों के कई सकारात्मक लाभ भी हैं, मगर नकारात्मक गतिविधियां भी कम नहीं है। आवारा भीड़ के खतरे के प्रति अरसा पहले मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने चेताया था। परसाई जी लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं कि नई पीढ़ी अपने ऊपर की पीढ़ी से ज्यादा जड़ और दकियानूसी हो गई है। दिशाहीन, बेकार, हताश और विध्वंसवादी युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। इसका उपयोग महत्वाकांक्षी और खतरनाक विचारधारा वाले ग्रुप करते हैं। इसी भीड़ का इस्तेमाल नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया। यह भीड़ धार्मिक उन्मादियों के पीछे चलने लगती है। हमारे देश में यह भीड़ बढ़ रही है और इसका उपयोग भी हो रहा है। आगे इस भीड़ का उपयोग सारे राष्ट्रीय और मानव मूल्यों के विनाश के लिए और लोकतंत्र के नाश के लिए कराया जा सकता है। यह हरिशंकर परसाई जी का एक कोट है जो मैं आपको सुना रहा था। मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि राष्ट्र में जो उपलब्ध श्रम पूंजी यानी मानव संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जाए। एक बेकार शख्स, एक बेकार आदमी न केवल अपना आत्मविश्वास खो देता है बल्कि परिवार और समाज पर बोझ बन जाता है। उसमें आक्रोश और व्यवस्था के प्रति विद्रोह का भाव पैदा होता है।
इसके लिए वो समाज विरोधी कार्यों में जुट जाता है और बुरी आदतों का शिकार होता है। इसलिए अगर वक्त रहते इस दिशा में ठोस और कारगर नीतिगत पहल नहीं की गई तो नतीजे भयानक हो सकते हैं। और इसीलिए राष्ट्र हित में जरूरी हो जाता है कि आप इस मुद्दे पर लगातार बात करते रहें। आज भारत के सामने जो समस्याएं फन फैलाए खड़ी हुई हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण समस्या जिसका हम लगातार अपने कार्यक्रम में जिक्र कर रहे हैं वो बेरोजगारी है। आपको बता दें कि लोगों के पास हाथ में काम नहीं है, हाथ हैं, उच्च शिक्षित वो हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं है, पर उपयुक्त नौकरी उनको नहीं मिल रही, योजनाएं हैं और उनमें उत्साह नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि बेरोजगारी का जो अभिशाप है वो हमारे समाज को अंदर अंदर खोखला कर रहा है लगातार, और इसलिए राष्ट्र हित में यह जरूरी हो जाता है कि इस अभिशाप से मुक्ति हासिल की जाए। आपको बता दें कि पूरे समाज को यह प्रभावित करता है। भारत में लगभग 135 करोड़ लोग रहते हैं। यहां पर बेरोजगारी की समस्या कितनी विकराल है आप इसका अंदाजा लगा पा रहे होंगे हमारे अगर पिछले आप कार्यक्रम देखें तो। यह किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। एक वीडियो भी मैंने दिया है, अगर आप हो सके तो उसको चला दीजिए। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी जो समस्याएं हैं ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं जो बेरोजगारी का भी बाद में कारण बनते हैं। अब आप महाविद्यालय की डिग्री लेकर रोजगार की तलाश में भटकते हुए युवाओं को देखिए, उनके चेहरे पर जो निराशा का भाव और चिंता है वो देखिए। आजकल ये सामान्य सी बात हो गई है। कभी कभी रोजगार की तलाश में जो युवा भटक रहा होता है वो अपनी डिग्रियां फाड़ने और जलाने तक मजबूर हो जाता है। वो देर रात तक बैठकर अखबारों में विज्ञापन पढ़ता है, इंटरनेट खंगालता है, आवेदन पत्र लिखता है, साक्षात्कार देता है, नौकरी न मिलने पर रोजगार की तलाश में भटकता है। घर के लोग उसे निकम्मा समझते हैं, समाज के लोग उसे आवारा कहते हैं। वो निराशा की नींद में सोता है और आंसुओं के खारे पानी को पीकर समाज को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। कहने को तो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, पर बेरोजगारों के लिए तो अपनी एक अलग ही दुनिया है जिसमें उनके अलावा और कोई नहीं रहता। इस वक्त देश में रोजगार की हालत पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा खराब है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ के जो पीरियोडिक लेबर फोर्स के आंकड़े हैं उसके मुताबिक साल 2017-18 में बेरोजगारी दर, जो अभी ग्राफिक्स हमने दिखाया भी था, करीब 6.1% रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है। देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7 से 8%, ग्रामीण इलाकों में 5.3% और 15 से 29 साल के जो शहरी पुरुषों की बेरोजगारी दर है वो 18.7% है। 2011-12 से यह दर 8.1% थी। 17-18 में शहरी महिलाओं में 27.2% बेरोजगारी थी, जो 11-12 में 13.1% हो गई। अब गौर कीजिएगा कि 2011-12 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक सर्वे किया। भारत में बेरोजगारी दर उस वक्त 3.8% थी। देश के अलग अलग राज्यों में, जहां पे गुजरात भी शामिल था, और गुजरात में उस वक्त सबसे कम ये बेरोजगारी दर पाई गई। दिल्ली और महाराष्ट्र में 4.8% सबसे ज्यादा, और सर्वाधिक बेरोजगारी दर वाले जो राज्य थे उसमें केरल और पश्चिम बंगाल भी शामिल थे उस वक्त। इस सर्वे के अनुसार देश की महिलाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर 7% थी। स्टैटिस्टा के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल 2009 से 19 तक आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल यानी वर्कफोर्स का वितरण देखने से कई बातें साफ हो जाती हैं। जैसे कोरोना काल में पलायन करके गांव में लौटे प्रवासियों के बेरोजगार रहने का मूल कारण उनके द्वारा छोड़ी गई खेती है। साल 2009 में कृषि क्षेत्र में कार्यबल 52.5% था, जो 2019 आते आते 42.6% रह गया। अब जाहिर है कि भारत में कृषि क्षेत्र में अब किसी नए प्रयोग का इंतजार है, बिल्कुल श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पे। सिर्फ इसी तरह की क्रांति न सिर्फ महानगरों में बेतहाशा बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित कर सकती है, बल्कि गांव देहात से हो रहे पलायन को भी रोक सकती है। वर्गीज कुरियन, जिन्होंने दूध उत्पादन में एक क्रांति लाने का काम किया और पीढ़ी को उन्होंने कुछ दिया जो आगे आने वाली पीढ़ियां थी। वर्गीज कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक वक्त जब भारत में दूध की कमी हो गई, कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। कुरियन ने देश में बिलियन लीटर आइडिया, ऑपरेशन फ्लड और डेयरी फार्मिंग जैसे अभियान शुरू किए। आज उन्हीं की बदौलत भारत दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है।
इन्हीं की बदौलत 1/3 ग्रामीण आय का जो स्रोत है वो दुग्ध उत्पादन है। देश के मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार कहते हैं कि जिस तरह की नीतियां हम अपना रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा नहीं होता। साल 1991 के बाद हमने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया और उसके चलते जो ये सारी नीतियां हैं ये प्रो बिजनेस नीतियां हैं, जिसको सप्लाई साइड कहते हैं। ये मार्केटिंग के आधार पर है, यानी कि बाजारीकरण के आधार पर। बाजार आगे है और समाज पीछे। बाजार की जो नीतियां होती हैं उसमें डॉलर वोट चलता है। डॉलर वोट का मतलब है कि अगर मेरे पास $1 है तो 1 वोट है, और अगर $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है। इसे साफ साफ कहा जाए तो बाजार में उसकी ही चलेगी जिसके पास $1,00,000 है। जिसके पास $1 है उसकी नहीं चलेगी। अभी पूंजी वहां जाती है जहां बाजार है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो पूंजी है वो औरैया या हमीरपुर में नहीं जाएगी, वो आसपास के इलाकों में जाएगी, जैसे कि दिल्ली और एनसीआर, नोएडा और गाजियाबाद। यानी यूपी का मतलब इटावा या देवरिया नहीं है, मतलब नोएडा और गाजियाबाद है। यही है कानपुर के साथ भी। कारण है कि कानपुर जो कभी इंडस्ट्रियल शहर होता था, यूपी की औद्योगिक राजधानी कहा जाता था, अब वहां उद्योग धंधे बंद हो चुके हैं। तो अब आप खुद बताइए कि रोजगार कहां से पैदा होंगे। कम से कम मजदूरों के शहर कानपुर में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। धन कुबेरों के महानगर मुंबई के इर्द गिर्द ही रोजगार होंगे। तो ये एक अलग एंगल है रोजगार का। तो इस पर भी हम आज बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल होगा, कुछ लोग भी जुड़ेंगे जो सीधे बताएंगे हमको, और हमने इसमें अर्थशास्त्री एक है उनको भी बुलाया है, अनुपमा श्रीवास्तव जी को। और अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ेंगे, हम आमिर रजा हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ेंगे, प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे गोंडा से, और स्टूडियो से हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी जुड़ेंगे। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्रामीण रोजगारी, बेरोजगारी का क्या मतलब है, गांव में कैसे रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। दूसरा एक बड़ा जो एंगल है इस पूरे चर्चा में वो ये कि रोजगार, अगर उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात होगी तो क्या वो सिर्फ महानगरों तक ही महदूद रह जाएंगे, छोटी जगहों पर वो नहीं पनपेंगे, छोटे जिलों में नहीं होंगे, तो वहां तक रोजगार लाने के लिए क्या किया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी को स्क्रीन पर दिखाया जाए जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं राष्ट्रहित के इस कार्यक्रम में, जिससे कि मैं आगे डिबेट शुरू कर पाऊं। हमारे साथ अनुपमा श्रीवास्तव जी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। अनुपमा जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं सबका स्वागत। अनुपमा जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, जो मैं इंट्रो में पढ़ रहा था। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि रोजगार को लेकर जब इतनी सारी बातें हो रही हैं और बेरोजगारी एक श्राप जैसी हो गई है हमारी सोसाइटी में, तो अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से मूव गवर्नमेंट करे जिससे कि बेरोजगारी को कंट्रोल किया जा सके, छोटी जगहों पर, छोटे जिलों में, छोटे शहरों में, वहां पर रोजगार को किस तरह से लाया जा सकता है, कैसे वहीं पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, मैं आपसे समझना चाहता हूं एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी, और राष्ट्रहित कार्यक्रम का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो कि बेरोजगारी है। और बेरोजगारी से बहुत सारी समस्याएं और भी जुड़ती हैं, चाहे वो गरीबी की हो, चाहे वो जनसंख्या की हो, चाहे वो करप्शन या भ्रष्टाचार की हो, बहुत सारी चीजें इससे जुड़ती हैं। या हम कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग में असंतोष फैलता है तो उसकी वजह से, जैसे अभी हमने देखा बिहार में जो मारपीट और इस तरह की जो वारदातें होती हैं, इन सारी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का मुद्दा आता है। सबसे पहले मैं कोशिश करूंगी इसको दो उसमें बांटने की। एक है आपका निजी क्षेत्र और एक है सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र वो है जिसको हम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर या कंपनीज या कॉर्पोरेट्स। तो कोविड के बाद से, कोविड की महामारी के बाद हमने देखा कि ये जो सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा बुरे रूप में प्रभावित हुआ है जी। और यहाँ पे एक तरह की अर्थव्यवस्था डेवलप हुई है जिसको हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। एंड इसका मतलब है कि जो रोजगार का स्वरूप है वो बहुत ही एडहॉक टाइप का हो गया है। हाँ, या आप कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम या कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं कह सकते उसको, बल्कि मतलब संविदा पे सालों सालों लोग चल रहे हैं। तो ऐसी हालत में जो एक ये सामाजिक सुरक्षा अधिनियम या
जो कानून इस तरह के मुद्दों पे बनाए जा रहे हैं उनकी रेलेवेंस कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। चाहे वो हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कहें, चाहे हम इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहें, कोई भी जिस तरह के कानून हमने बना रखे हैं अपने देश में सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, वो सारे के सारे वहां पे ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे गिग इकोनॉमी शुरू कर दी। हमने जो नेचर ऑफ वर्क है उसको हमने पूरे तौर पे एक इनफॉर्मल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र पूरे तौर पे बढ़ता चला जा रहा है। ऑन दी कंट्ररी अगर आप देखें जो हमारे विकसित देश हैं, चाहे वो जर्मनी हो, तो जर्मनी में जो लॉज हैं और जो अलाउंसेस हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, और वहां पे जो कंपनी का एक पूरा सिस्टम है कि जो भी इस तरह के प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं या कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऊपर एक कह सकते हैं वॉचडॉग की तरह एजेंसीज काम करती हैं, जो कि बहुत जरूरी है। एक उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में आजकल नैक बहुत ज्यादा भरा जाता है, और नैक में आपका ग्रेडिंग होना जैसे अभी लखनऊ विश्वविद्यालय को भी मिला, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसमें भी कई सवाल होते हैं इस तरह के कि आपके यहाँ कितने शिक्षक जो हैं वो पार्ट टाइम हैं, कितने शिक्षक जो हैं वो परमानेंट हैं, लेकिन वहां पे हम क्या भर रहे हैं इसके पीछे कहीं कोई वॉचडॉग का इसका सिस्टम नहीं है, और जिसकी वजह से हम जितने भी लोग हैं उन सबको हमने परमानेंट में दिखा दिया। तो ये जो एक निजी क्षेत्र का ये आकलन है, इसको हमें कहीं ना कहीं ठीक करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार और सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं सबको मिलकर ऐसा काम करना पड़ेगा। दूसरा जो क्षेत्र है वो है पब्लिक सेक्टर, जिसको आप कहते हो कि गवर्नमेंट सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र। वहां पे जो ये सवाल उठता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हम लोग देख रहे हैं कि कितनी परेशानियां आ रही हैं। एक बार एग्जाम होता है, उसमें से कुछ लीक हो जाता है, तो हम दूसरी बार ले लेते हैं, और पता चलता है रिजल्ट निकलने में ही 4-4 साल 5-5 साल हमारे युवा वर्ग का एक तरह से बर्बाद होता है। तो गवर्नमेंट जो एक ऑप्शन दे रही है आजकल लेटरल एंट्री का, मुझे लगता है एक अच्छा ऑप्शन है, और लेटरल एंट्री कहीं ना कहीं समस्या का समाधान कर सकती है। लेकिन फिर उसका एक दूसरा पक्ष भी है कि जो हमारे युवा वर्ग है जिसके पास कोई कार्य अनुभव नहीं है, या जो अभी शिक्षा करके निकले हैं, उनके लिए फिर हम क्या कर रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमें मिलकर शायद बात करनी चाहिए और हम इसके समाधान की ओर भी बढ़े तो ज्यादा अच्छे। हमारे कुछ जी हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी, जैसा कि मैं कार्यक्रम में कर भी रहा हूं, जब मैं रोजगार पे बात कर रहा हूं तो अलग अलग जगह से मैं लोगों को जोड़ रहा हूं जिससे कि लोगों की भी बात आ पाए। हमारे साथ सीतापुर, लखीमपुर और गोंडा से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं लखीमपुर से। लखीमपुर में आमिर रजा हैं हमारे साथ। आमिर, आपके साथ अगर कुछ यूथ हैं, क्योंकि आज ये बात हुई है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अगर रोजगार की संभावनाएं बन जाएं, छोटे जिलों में रोजगार की संभावनाएं बन जाएं, और लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा तीनों ही छोटे जिले हैं, तो कैसा हो, और इसके लिए युवा क्या चाह रहे हैं? एक तो मेरा प्रश्न ये है, और दूसरा उनका जो अभी की समस्याएं हैं युवाओं की जिससे वो जूझते हैं लगातार, वो मैं लाना चाहता हूं अपने कार्यक्रम में कि वो टीवी पे आए। तो जरा बात करिए लोगों से और जानने की कोशिश करिए कि उनके मन में क्या है। अनम्यूट कर लीजिए आमिर, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी 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 शिवम, जब यहाँ लखीमपुर में युवाओं से बात की गई तो युवाओं ने स्पष्ट कहा कि ये बीए करते हैं, एमए करते हैं, उसके बाद नौकरी कहीं इनको मिलती रही है, लगातार ये कोशिश करते हैं, जो निकलती भी है नौकरियां जो गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे आजकल अगर बात की जाए तो रेलवे की एक नौकरी निकली है जो 19 में इन्होंने भरा था, उसके लिए अब इस वक्त इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि जो यूपी के है, जो लखीमपुर के है, उनका सेंटर कहाँ पड़ेगा कुछ पता नहीं चल रहा है, अभी पता नहीं है, क्योंकि बिहार का जो सेंटर था वो उसको चेन्नई में रखा गया और मणिपुर के लखीमपुर में, मतलब यूपी के अंदर आए थे। तो इस तरीके की जो गरीब आदमी है, जो मुश्किल तमाम फॉर्म भरते हैं जिसमें हजारों रुपया लगता है, उसके बाद इस तरीके की जब स्थिति आ जाती है कि उनके फॉर्म जो भरे गए हैं वो कहाँ उनका इंटरव्यू है, वहां जाने के लिए उनके पास क्या संसाधन है, क्या टाइम है, क्योंकि जितना ये रोजगार है, जितना जो युवा है ये नौकरी करने के बाद अपने घर का भरण पोषण करने के लिए कहीं नौकरी कर रहा है तो कहीं प्राइवेट में, कहीं इस तरीके की नौकरी कर रहा। हम बात करते हैं इनसे, ये नौजवान युवा हैं, इन्होंने पढ़ाई की है। बताइए कितनी पढ़ाई की है आपने? मैंने पीजी कंप्लीट हुआ है मेरा।
मैंने 2019 में रेलवे में अप्लाई किया था, जिसके बाद उसका एग्जाम तो हुआ नहीं है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कहीं पे एग्जाम हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कब होगा, गोरखपुर में कब होगा, इलाहाबाद का कब होगा। इस बारे में कंफर्म अभी कोई भी न्यूज नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है। क्या ये बता सकते हैं कि इस वक्त की जो हालात हैं इनके लिए, रेलवे का इन्होंने इम्तिहान के लिए फॉर्म भर दिया, ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा भी उन्होंने फॉर्म डाले हैं? क्या उन्होंने कोशिश की है कि अगर रोजगार नहीं मिलता है तो वो क्या करेंगे, या उसके बाद क्या स्वरोजगार की तरफ जाएंगे जैसा कि सरकार कोशिश कर रही है? एक छोटा सा सवाल है मेरा, जरा पूछिए इनसे। अच्छा बताइए कि अगर जैसे अभी आपने रेलवे का भरा है, इसके अलावा कहीं और भी फॉर्म भरा है आपने? जी मैंने इससे पहले वन विभाग में किया था, उसका भी नहीं कुछ पता चल पा रहा है अभी तक। वो भी परीक्षा कैंसिल हो गई? हाँ, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है। ज्यादातर रेलवे में तो हर बार ऐसा ही होता है कि अप्लाई करते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जब वन विभाग की कैंसिल हो गए उसके बाद क्या आपके मन में क्या है कि किस तरीके का आगे का क्या जीवन रहेगा? क्या आप कहीं स्वरोजगार की तरफ जाएंगे? जैसे कि हम लोग पढ़ाई पे ही डिपेंड है, हम लोगों ने पूरी अपनी पीजी कंप्लीट की है और जैसे कि पढ़ाई पे ही निर्भर है, तो हमें जॉब ही चाहिए ना। हम लोग किसी और काम में तो कर नहीं सकते, या किसी कृषि कार्य में या अदर किसी भी कार्य में तो हम लोग हो नहीं सकते। इसीलिए हम लोग यही गुजारिश है कि हम लोगों को, युवाओं को, हमको जॉब मिले, कुछ भी मिले। जैसे कि आवेदन हो रहे हैं 10,000, तो उसमें सीटें हैं नहीं। 50 लाख की आवेदन हो रहे हैं, 10,000 सीटें हैं, तो उसमें कहाँ हो पाएगा? स्वरोजगार की बात हो रही थी। गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश करती है जो बेरोजगार है उनको किसी भी तरीके से, चाहे तमाम योजनाएं हैं सरकारी, उनके तहत उनको पैसा दिया जाता है, वो रोजगार करें। क्या उस तरफ जाने का मन नहीं है? जाने का मन तो है, लेकिन कोई स्थिर कुछ पता नहीं, एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पा रहा है कैसे कैसे। सही बात है, सही बात है आमिर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक हैं शांतनु चेतन जी। शांतनु जी, ये जो एक परिस्थिति है, मैं इस कार्यक्रम में लगातार पिछले 3 दिनों से रोजगार की बात कर रहा हूं और कई लोगों ने कहा कि ये सब करने से कुछ होने वाला है नहीं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, कौन सुन रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर बात होती रहनी चाहिए बीच बीच में, और लोगों को मैं इसलिए कार्यक्रम में शामिल करता हूं कि लोग भी अपने मन की बात कह पाएं। कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते हैं, कुछ लोग झिझक जाते हैं। अनुपमा जी ने जिस ओर इशारा किया, और मैंने शुरू में जो कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, गांव देहात के इलाकों को, छोटे जिलों को मजबूत करने की आवश्यकता है, और वहां पे रोजगार जब पैदा होंगे, जैसे अगर आप कानपुर का उदाहरण ले लें या बुंदेलखंड के कुछ इलाकों का उदाहरण ले लें, जैसे फिरोजाबाद है, मुरादाबाद है, यहाँ पे पहले जो कारखाने थे वो धीरे धीरे करके कम होते गए और अब वो उतनी तेजी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और ये पूरा रोजगार का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े शहरों में, महानगरों में शिफ्ट हो गया है, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शिवम जी, मेरा मानना ये है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के बजाय एक स्मॉल, माइक्रो, मीडियम लेवल के क्लस्टर्स जो हैं उनको प्रमोट करना चाहिए सरकारों को, छोटे जिलों के लिए। वहां पर स्वरोजगार उत्पन्न होगा, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज ये है कि छोटे जिलों के लोग में एक ऊर्जा भी रहती है जी। तो वो स्वरोजगार जब उनको उन्हीं के क्षेत्र में मिल जाएगा तो माइग्रेशन की भी समस्या खत्म होगी। दूसरी चीज ये है कि सरकारें जो करती हैं वो एक इस चीज पे ध्यान मेरा ख्याल से ना कभी भी किसी सरकार ने नहीं दिया। जैसे राइट टू एजुकेशन आया है, वैसे मेरा सरकारों से ये अपील भी है कि राइट फॉर एम्प्लॉयमेंट भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है, बिल्कुल। राइट टू एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है आज की तारीख में इस देश में। तो उससे क्या है कि और रोजगार का पैमाना क्या है ये भी एक निर्धारित होना चाहिए। रोजगार का पैमाना सिर्फ ये नहीं है कि हमारी दाल रोटी चल जाए। रोजगार का पैमाना यह है कि हम बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सकें, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर तरीके से हासिल हो सके, ये भी रोजगार के पैमाने में शामिल करना चाहिए। रोजगार का पैमाना ये नहीं है कि हम ओला बाइक चला के किसी तरीके से ओला बाइकर बन गए। आप एक मुझे बता भी रहे थे जब शो शुरू करने से पहले कि आप आ रहे थे दफ्तर, तो उस वक्त मैंने कल इस वाकये का जिक्र भी किया था। अब आज साथ हैं तो आप बताइए कि क्या वो घटना थी जिसमें आप बात कर रहे थे? मैं जब आ रहा था तो एक बाइकर मिले, तो उन्होंने बताया मुझे रास्ते में कि कोरोना आने के पहले वो कोचिंग संचालक थे और उनके कोचिंग में 60 बच्चे पढ़ते थे।
तो उनकी आमदनी लगभग 50 से 60 हजार रुपए महीने हो जाती थी। अब उनकी कोचिंग में सिर्फ 12 बच्चे बचे हैं, तो अब उनकी मजबूरी है कि वो बाइक चलाएं और अपने खर्चे मीट आउट करें। एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया आमदनी में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है सरकारों को इस पे कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। राइट टू एम्प्लॉयमेंट की आपने बात कही। हमारे साथ दो दर्शक हैं, मैं ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले अगर संभव है तो दोनों दर्शकों को हम लाइन पे लेना चाहते हैं। चंद्रप्रकाश कुरशेख से हमारे साथ हैं और बलवीर कानपुर से हैं। चंद्रप्रकाश जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? आप हमारे नियमित दर्शक हैं। शिवम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महिला पैनलिस्ट बोल रही थी कि जर्मनी में बड़ी अच्छी व्यवस्था है जी नौकरी की, वहाँ रोजगार सृजन होते हैं। सृजन तो रोजगार हमारे भारत में भी हो रहे हैं, परंतु भारत के दुर्भाग्य ये है कि 8वीं फेल और 9वीं फेल नेता हमारे डिक्टेट करेंगे IAS IPS को, और वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। किस भी आप पे नौकरी दे करके और बाद में उस पे कागज पे लिखवाएंगे कि हमने जमीन गिफ्ट। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, वोट तो जनता ही देती है इन 8वीं पे फेल और 10वीं फेल लोगों को। शिवम जी, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, परंतु ये दुर्भाग्य है ना हमारा। हाँ, तो इस दुर्भाग्य को कैसे बदला जाए, ये भी इस देश की जनता को ही सोचना चाहिए। देश ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जनता ने बड़े बड़े काम किए हैं। आपने ये बात कही, इसके लिए आपका बड़ा धन्यवाद। आपने हमें कॉल किया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, बलवीर कानपुर से। बलवीर, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। बेरोजगारी का बुनियादी ढांचा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। सरकार को जिसका मूल कारण है जनसंख्या वृद्धि, जब तक हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। और देश में जनसंख्या वृद्धि और भूजल दोहन जो ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनको आधारभूत सभी तरह की समस्याएं पैदा होती इन्हीं के कारण, और इसमें किसी का ध्यान नहीं। रही बात बेरोजगारी, पहले कृषि में 52.8 होता था, आज 42.6 हो गया। वही मैं बता रहा था बलवीर जी, आपने बिल्कुल सही। भूजल दोहन पे भी हम अब राष्ट्र हित में बात करेंगे, और आपने जो जिक्र का किया कृषि का, वो आपने बिल्कुल सही बात कही। आपका बहुत धन्यवाद, आपकी बात आ गई। और एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे राष्ट्र हित में, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए CBI टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात रोजगार की हो रही है राष्ट्र हित में। लगातार हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम रोजगार समाचार भी चला रहे हैं, क्योंकि ये अभिशाप है और हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने देश को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएं, और राष्ट्र हित में हम ये करते रहेंगे जब तक सांस है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है, हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़ रहे हैं। हरियाणा से हमारे एक और दर्शक हैं, मैं उनसे एक सवाल ले लूं, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा। ज्ञान सिंह हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह जी, स्वागत है आपका के न्यूज में। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार के मंत्री, MLA, कोई बैठा होगा नेता, कोई तो नेता होगा
अन्नदाता हुआ। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। उससे ये पूछिए कि 15 लाख रुपए का मोदी जी ने तो मूल्य बोला था ना, प्रत्येक नागरिक, हाँ, अगर वो दिया जाए तो बेरोजगारी खत्म। ज्ञान सिंह जी, ये सवाल जनता को भी करना चाहिए, क्योंकि मैं तो पूछ ही रहा हूं लगातार। आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि मैंने ये मुद्दा भी उठाया, कल मैं इसी बात पे बात कर रहा था कि जो रेवड़ियों की तरह चीजें दी जाती हैं, चुनावी वादे किए जाते हैं, उनका बाद में क्या होता है। अब 2022 में जब हम बात कर रहे हैं रोजगार की, तो हमने 14 में भी सुना, उससे पहले भी सुना और उसके बाद भी सुनते रहेंगे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। हम जरूर पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से कि इन वादों का क्या होता है। बहुत धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। अब मैं चाहूंगा कि पैनल को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए स्क्रीन पे, जिससे कि हम जल्दी जल्दी 2 सवाल ले लें अवरार से और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। अवरार, जल्दी से पूछिए, अगर आपके साथ कुछ लोग हैं, कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है और रोजगार देने के लिए सरकार जो कर रही है, इसके अंतर को लोग किस तरह से देख रहे हैं और उनके लिए बेरोजगारी क्या है, पूछिए जरा। जी बिल्कुल पूछना चाहेंगे। हमारे साथ महिला भी है, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर बेरोजगारी किस तरह की है, क्या किया है उन्होंने अभी तक, फॉर्म डाले उनका क्या हुआ, नौकरी का आप आगे मैडम क्या दिक्कतें आई हैं नौकरी के लिए, आप कैसे वो कर रही हैं? दिक्कतें क्या है, पढ़ाई कर ली है, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है हमारी। हाँ। और कई बार फार्म डाला है, यूपीपी में फार्म डाला है, शिक्षा मित्र में फार्म डाला, आंगनवाड़ी में डाला, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। अब बेरोजगार बन के घूम रहे हैं। तो अब आगे क्या करना चाहेंगी? जैसे आप करना क्या चाहेंगे, बस ये तो माँ बाप की आशीर्वाद बना है, उन्होंने सिलाई और कढ़ाई, ब्यूटिशियन वगैरह, फ्लावर मेकिंग कोर्स वगैरह करवा रखे हैं, तो अब घरेलू काम करके अपना खर्चा तो चला ही रहे हैं। तो इस तरह के बेरोजगार हैं और उनका कहना है कि स्वरोजगार कर रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं जो मदद हुई है क्या? स्वरोजगार की बात ठीक है, मोदी जी ने बहुत इसको प्रमोट किया है, आगे ले गए हैं, वो क्या मदद हुई है सरकार की तरफ से, जरा पूछिए इनसे। क्या सरकार की तरफ से आपको सिलाई कढ़ाई में कोई मदद मिली है? सरकार की तरफ से हमें कोई सिलाई कढ़ाई में मदद नहीं मिली है। आप मेरा मैं कह रहा हूँ चलाए गए अबरार में, आप इन्हें बताइए कि अगर इनको मदद चाहिए तो ये जिला उद्योग केंद्र होता है हर जिले में, वहां पर जाकर बात कर सकती हैं। जो उपायुक्त होते हैं, उद्योग उपायुक्त, उनसे कह सकती हैं, ओडीओपीयू के तहत तमाम योजनाएं हैं, उनसे मदद ले सकती हैं। अगर वो मदद ना करें और वो तमाम तरह की कहानियां बताएं, तो वो फिर आपसे कह सकती हैं हम उनका मुद्दा उठाएंगे। अबरार बताइए उनको। इनका हम लोगों से भी बताएंगे कि आखिर जो ओडीओपी के तहत है और उद्योग केंद्र जाकर आप भी अपील कर सकती हैं और वहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकती हैं और आपको मदद मिलेगी। तो ये रोजगार है और इनको काफी ना, जो इन्होंने सरकारी नौकरी में फार्म भरा था उस पर अभी तक इनको कोई भी फायदा नहीं मिला और अपना ही रोजगार करने को मजबूर हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। एक चीज मैं बता दूं दर्शकों को कि ये जो तमाम योजनाएं सरकार ला रही है, अगर उनका लाभ लेना है, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो बैंक के जरिए आप ऋण ले सकते हैं और इसके लिए जिला उद्योग केंद्र है, खादी ग्राम उद्योग है, जहां पर आप जाकर लोन ले सकते हैं। अलग अलग तरह की योजनाएं हैं, सब्सिडी योजनाएं हैं। और अगर आपको वहां पर कोई बहाना बताता है, पैसे मांगता है या अलग तरीके से टरकाने की कोशिश करता है, तो आप हमारे मार्फत अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिलता। मैं इसके ऊपर भी एक सीरीज करूंगा। हमारे और मेहमान हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले उमेश जैन मेरठ से जुड़े हुए हैं, एक कॉलर हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। उमेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बताइए, स्वागत है आपका के न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था हूँ, हाँ बोलिए, आप भी, आवाज आ रही है, बोलिए। कहना चाह रहा था कि बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी को जनसंख्या पर कंट्रोल करने पर ही बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय ऐसा भी है जहाँ बिना काम के 65,000 रुपए श्री नरेश कुमार को कोषागार बागपत में दिए जा रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है। ये आपका वैलिड पॉइंट है कि बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आबादी को कंट्रोल किया जाए। और हम ये पूछेंगे भी, हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं, अनुपमा जी को स्क्रीन पर लाइए। अनुपमा जी, एक चीज़ लगातार अभी कॉलर भी आप सुन रही होंगी, तो लोग कह रहे हैं कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि बेरोजगारी की एक बड़ी जड़ जो है वो है आबादी, और आबादी को कंट्रोल करने के लिए बात होती रहती है और उसको लेके कानून की बात भी चल रही है। हालांकि जो 2011 की जनगणना है उसके बाद से अभी कोई ऐसा वैलिड नंबर नहीं आया। एक तो इस पे मेरा सवाल है कि आबादी और बेरोजगारी के बीच के तारतम्य को मैं समझना चाह रहा हूं, और दूसरा सवाल यह है कि बेरोजगारी की परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है और आज की परिभाषा बदल गई है। ये दो प्रश्न है मेरे आपसे। आम आदमी कैसे समझे कि वो बेरोजगार है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। पहला जो आपने पूछा कि जनसंख्या और बेरोजगारी में क्या तारतम्य है, तो वाकई में एक बहुत बड़ा तारतम्य है। जहां तक बात की जाए तो जनसंख्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, जो कि मैंने पहले भी कहा। और जहां तक उसको नियंत्रण में करने की बात है, वो भी हम सारा उसका श्रेय जो है वो सरकार पे नहीं ला सकते कि नहीं जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सरकार चलाए या सरकार ऐसा करे तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। ये सभी लोगों की एक कह सकते हैं कि शिक्षा, जो कि एक बहुत ही मूलभूत स्रोत हो सकता है आपके लिए कि नहीं जनसंख्या जो है वो नियंत्रण करना आपके हाथ में है, और उसको नियंत्रित अगर आप करते हैं तो आपका परिवार किस तरह से और अच्छे तौर पे चल सकता है। क्योंकि जैसे हम लोग अपने अर्थशास्त्र में ये चीज को बहुत बार पढ़ाते हैं कि जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, भारत है, ये विकासशील देश है, यहाँ पे जो सरकार है ये सॉफ्ट गवर्नमेंट कही जाती है। सॉफ्ट गवर्नमेंट का माने कि यहाँ पे जो सरकार है वो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स हैं, तो जिसकी वजह से वो कोई भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जैसे कि चाइना में कम्युनिज्म है तो चाइना में उन्होंने एक वन चाइल्ड नॉर्म बना दिया और सबको पालन करना है, अगर नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा वो नहीं कर सकते, और इसका साफ उदाहरण है जनता गवर्नमेंट जब 1977 में आई थी और इंदिरा गांधी जी ने उसके पहले नसबंदी ऑपरेशन चलाया था। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमें लगता है कि शिक्षा और लोगों में इस बात का जागरूकता पैदा करना कि जनसंख्या नियंत्रण से ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा, और बच्चों को केवल ये कहना कि दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड या ईश्वर की देन है, ये चीजें शायद हमें कहीं ना कहीं इनको दूर करना होगा। अल्टीमेटली ये कहीं इसमें बहुत सारे लोगों को साथ मिलकर इस जागरूकता अभियान को चलाना होगा, केवल सरकार पे हम इस चीज को नहीं छोड़ सकते। पहला जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब मेरी नजर में अर्थशास्त्री के तौर पे यही है। जी। दूसरा जो आपने ये पूछा कि क्या आप फिर से बोल सकते हैं बेरोजगारी को लेके, कि एक तो ये बेरोजगारी की परिभाषा बदली है हाल फिलहाल, और ये कहा जा रहा है कि भाई आप अगर किसी को छोटा मोटा रोजगार भी कर रहे हैं, जैसे रिक्शा चलाना हो गया, आप मतलब 4 पैसे कमा रहे हैं आप, मैंने उसका एक उदाहरण भी दिया था जब मैंने शुरू किया था शो, तो वो परिभाषा को लेकर बड़ा है। क्योंकि विदेशों में, ये मैं कई लोगों से मेरी बात भी हुई कल मैं जब इस शो करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो लोगों ने कहा कि विदेशों में जो बेरोजगार होता है पढ़ाई करने के बाद वो निकला तो उसको सरकार सपोर्ट करती है। इसकी एक हो सकता है उसमें आबादी एक फैक्टर है कि वहाँ कम होते हैं लोग, तो वो उस पर प्रश्न मेरा है। हाँ, देखिए जो एक जनरल सी परिभाषा है बेरोजगारी की वो यही है कि वो लोग जिनके पास की जो कि काम करने को इच्छुक हैं और जिनके पास की वो क्षमता भी है काम करने की, लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उनको हम बेरोजगार कहते हैं। अब आज की डेट में अगर हम बात करें कि वो लोग जो कि छोटे छोटे एम्प्लॉयमेंट्स में या रोजगार में लगे हैं, चाहे वो रिक्शा चलाना है, चाहे वो उबर की बाइक चलाना है, चाहे वो पान की शॉप खोल के बैठ जाना है, ये वाले जो रोजगार होते हैं इनको हम कहते हैं असंगठित क्षेत्र के रोजगार। अब इसमें 2 तरह के जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं। एक होता है आपका पुल फैक्टर और एक होता है पुश फैक्टर। अच्छा। पुश फैक्टर क्या हो गया, जैसे कि आपकी गरीबी है वो आपको एक धक्का देती है कि आप कोई रोजगार करें जिससे कि आपकी गरीबी दूर हो सके।
या आपका परिवार है वो उसमें जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए अगर आप कोई रोजगार करने पर विवश हो रहे हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो आपकी काबिलियत के बराबर नहीं भी हो, लेकिन आप उसको करने के लिए अगर प्रेरित हो रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो कहलाता है पुश फैक्टर ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट। दूसरा जो है पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर में सबसे बड़ा जो रोल या भूमिका होती है वो है माइग्रेशन की। अच्छा, कि बहुत सारे जो गरीब वर्ड नहीं कहना चाहिए बल्कि गांव के जो लोग हैं उनको शहरों में आने का एक कह सकते हैं कि एक आकर्षण भी होता है और साथ में उनको ये भी लगता है कि चूंकि गांव में वो मान लीजिए खेती पर आश्रित हैं, अब खेती एक सीजनल चीज है, वो उन्होंने फसल बो दी, अब फसल कटने तक या उसके उगने तक वो बेरोजगार तो नहीं रह सकते। तो ऐसी स्थिति में वो शहरों में माइग्रेट करते हैं और शहरों में आकर उनको जो भी छोटा मोटा काम मिलता है वो थोड़े दिन उसको करते हैं और फिर जैसे ही फिर उनके लिए वहाँ कोई भी समस्या या गांव में कुछ होता है तो फिर वो गांव चले जाते हैं। तो ये पूरा जो एक माइग्रेशन का एस्पेक्ट है, ये भी कह सकते हैं हम कि हमारी जो रोजगार की व्यवस्था है ना, इसको पूरे तौर पर शायद ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम उस लेबर की गणना कहाँ करें, उस लेबर जो असंगठित क्षेत्र का लेबर है उसकी गणना हम कहाँ करें, उसको हम और उसके सही नंबर भी नहीं है हमारे पास, उसके सही नंबर्स भी नहीं है, नंबर ही नहीं है। बिल्कुल। प्रवीण श्रीवास्तव जी प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं हम आपके पास। प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ गोंडा से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी एक सवाल ले लूं क्योंकि उनके साथ कुछ लोग भी हैं। प्रवीण, चूंकि गोंडा पिछड़ा जिला भी है और वहां से भी बहुत सारे लोग पलायन करते हैं, तो जैसे अभी अनुपमा जी ने बताया कि पलायन एक ऐसी समस्या है जिसका कोई नंबर नहीं है और पलायन के लिए एक पुश और पुल फैक्टर की वो बात कर रही थी कि ये भी एक रोजगार से जुड़ी हुई बात है। तो आपके साथ जो लोग हैं, मैं उनसे ही समझना चाह रहा हूं कि अभी बदली हुई परिस्थितियों में पिछले 4, 5, 10 सालों में गोंडा में क्या परिवर्तन आए हैं नौकरी के लिहाज से, और क्या मौजूदा गवर्नमेंट जो कर रही है उससे वहां परिवर्तन देखा जा रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है? क्या युवाओं का मन सरकारी नौकरी से उचट कर वो अपनी स्वरोजगार की तरफ जा रहे हैं? खेती को वो किस तरह से देख रहे हैं, जरा पूछिए उनसे जो लोग हैं आपके साथ। प्रवीण जी बिल्कुल, हम आपको ये बता दें कि गोंडा में पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो कोई भी उद्योग के साधन नहीं थे, लेकिन चंद जो महीनों पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, यहाँ एथेनॉल का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया। तो यहाँ जो युवा है, मैं उनसे बात करूंगा, क्या वो वहां पर उन्होंने आवेदन किया, वहां भर्ती हुई या नहीं हुई, और ये कितना उन्होंने योग्यता हासिल कर रखी है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं? वीरेंद्र कुमार तिवारी नाम है, चौरी चौरा के पास कोचकाशीपुर ग्राम पंचायत है, उसी का निवासी। जिले में उद्योग के क्या है व्यवस्था, सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्था कराई गई है? सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। पिछले लगभग 20-25 साल पहले हमारे यहाँ बीसीएम ग्रुप का एक समिति थी, मिर्जापुर चीनी मिल के नाम से संचालित है, लगातार 20 सालों से चल रही है। अभी रिसेंटली उसमें कार्यक्रम लगा हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे। एथेनॉल प्लांट जो एशिया का सबसे टॉप क्लास प्लांट लग रहा है, और तो आपने वहाँ आवेदन किया, कोई वहाँ भर्ती हुआ जिले का? तमाम संपर्क के जो हमारे मित्र है वो लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक पिछले 3 महीने से कोई सफलता नहीं मिल रही है। और वहाँ जो काम करने वाले लड़के हैं वो लोकल के नहीं रखे जाते हैं, वो बाहर के रखे जाते हैं, यहाँ से लोकल के एरिया से कोई मतलब नहीं है। तो जिले में व्यापार के लिए, उद्योग के लिए जो नवयुवक है, क्या आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे कि जो भी सरकार की नीतियां है वो अगर पेपर कोई भी हो, पूर्णतया पेपर कराया जाए, फाइनली उसमें नियुक्तियां हो, बीच में कोई व्यवधान ना आए, उस पटल पे सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ के नवयुवक कितना बेरोजगार हैं, क्या किस तरीके से वो? तो आप पूरे भारत देश का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि हम जिले की बात कर रहे हैं कि जो आपने बताया एथेनॉल प्लांट जो लगा हुआ है, जिले में तो जिले के कितने लोग हम बहुत मैं संख्या तो काउंट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हैं, कितना आपकी योग्यता कितनी? मैं एमएससी मैथमेटिक्स हूँ। क्या कर रहे हैं इस समय? आपने कहाँ अप्लाई किया? प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और अब की बार टेट भी क्वालिफाई हूँ, लगा हूँ तमाम। मैंने एक सवाल प्रवीण इनसे है मेरा, प्रवीण एक सवाल है मेरा इनसे
एक तो मैं नाम जानना चाहूंगा, क्या नाम है इनका? रोहित तिवारी। रोहित रोहित से मेरा एक सवाल है कि आप मैथमेटिक्स से हैं, आपने पढ़ाई की, आपने टेट क्वालिफाई किया, और मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। चूंकि आपने अपनी क्वालिफिकेशन बताई तो मुझे इसमें थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा हुई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने यकीनन आपने कई सारी जगह पर फॉर्म डाले होंगे और आप प्रयास भी कर रहे होंगे रोजगार के लिए कि आपको मिले। आपकी नजर में क्या, भाई आप कमा तो अभी भी रहे हैं, देश में ये एक विमर्श है कि भाई जरूरी नहीं है ना कि सरकारी नौकरी मिले, आप उस विमर्श को किस तरह से देख रहे हैं? ये सवाल है मेरा रोहित आपसे। आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कोई स्पेशली मेरे लिए ये चीज लागू नहीं है। तमाम ऐसे परिवार हैं जो प्राइवेट नौकरी ना करके उनके परिवार का नंबर ऑफ मेंबर इतने हैं कि वो अपने परिवार की व्यवस्था संचालित नहीं कर पा रहा है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पटल पे जरूर काम करना चाहिए कि जिसका परिवार का भरण पोषण हो, कोई प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ जो सरकार अभी तक फ्री राशन मुहैया करा रही थी। जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर कोई अच्छे प्लांट या अच्छे किसी भी सेक्टर को लेकर वहाँ कोई नियुक्ति या कोई ऐसा प्लांट सिस्टम बिठा देती तो यहाँ के लोगों को इतना ज्यादा समस्या का सामना ना करना पड़ता। खैर तमाम सारी चीजें हैं और आप हमसे ज्यादा आप जानते हैं। रोहित, ये आपने जो एथेनॉल प्लांट का जिक्र किया और बहुत वाकई में बहुत एक अच्छा कदम है सरकार का, और ये कहा गया कि उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, गोंडा और आसपास के जिलों के लोगों को। हमारी कोशिश यही है, हम इसीलिए अलग अलग जिलों से लोगों को जोड़ रहे हैं कि वहां से चीजें निकलकर सामने आए। तो ये एथेनॉल प्लांट, चूंकि आपने कहा कि यहाँ पे जो लोग काम करेंगे वो बाहर के लोग होंगे, गोंडा के जिले के लोगों या आसपास के जिले के लोगों के लिए कोई मौके हैं क्या उसमें? ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि भाई अगर आपको प्लांट लगाना तो वहां के कोई ऐसी व्यवस्था है कि भाई 20% लोग गोंडा के रखे जाएंगे, बाकी लोग बाहर के होंगे, कुछ इस तरह का है क्या? फोकस करिए कि यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो MLA हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, उनको इस पटल पे काम करना चाहिए कि यहाँ लोकल में तमाम एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। और मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा, जिन लोगों की जमीन गई है उनको पैसा देकर बदल कर दिया गया है। अच्छा, पहले ये सिस्टम था जो BCM पहले लगी हुई थी, ये गन्ना चीनी मिल जो थी, उसमें जिनकी जमीन रहती थी उनको वहां पे नौकरी दिया जाता था उनकी योग्यता के आधार पर। इस बार जो सिस्टम वहां पे स्टैब्लिश किया गया है उसमें जमीन का आपको मुआवजा दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, नौकरी नहीं दी जा रही। आपको नौकरी दूर दूर तक कोई बिल्कुल नहीं दी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात जी सबसे बहुत बड़ी बात, वहाँ के जो यहाँ लोकल के जो लेबर टाइप के लोग लगाए जा रहे हैं उनको अनफॉर्चुनेटली उनकी अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो वो चीज मैनेजमेंट समझने को नहीं तैयार है। वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं वो जाके मामले को बिठा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका परिवार किस तरह उनका परिवार चलेगा, उनके परिवार की व्यवस्था संचालित होगी, इस चीज पे वहाँ के लोकल के जो अधिकारी हैं, लोकल का जो मैनेजमेंट है, इस चीज पे रन आउट नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो सारी चीजें हैं, तमाम कमियां हैं, सरकार को इस पटल पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद रोहित, आपने इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह के युवाओं की तलाश रहती है मुझे, और हमारे साथ विजय जी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे इनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अगर ये जाना चाहें तो जा सकते हैं, ये इनकी जो थी वो बात आ गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विजय जी एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी हाल ही में मुझे बताया गया, तो मैं चाहूंगा कि उनसे भी एक सवाल हो जाए मेरा। उससे पहले शांतनु जी, आपसे मेरा सवाल था, जैसे अभी रोहित का ये उदाहरण लें, पढ़े लिखे हैं, MSc हैं मैथमेटिक्स से, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये कोफ्त है, एक नाराजगी है कि भाई उनको नौकरी नहीं मिली सरकारी, वो एक है। और दूसरा, उन्होंने जो एथेनॉल प्लांट का जिक्र किया, मैं इसलिए खुश था कि जैसे बुंदेलखंड में अगर आप हाईवेज देख लीजिए, सड़कें बन रही हैं, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अच्छा लगेगा। किसी छोटे जिले में कोई इंडस्ट्री लगती है तो आसपास तरक्की होती ही है, आप इसका उदाहरण हरियाणा और नोएडा में देख सकते हैं। लेकिन जो गोंडा की इंडस्ट्री की उन्होंने बात की, ये पूरे पूर्वांचल के संदर्भ में मेरा आपसे प्रश्न है कि इस तरह के जो पढ़े लिखे युवा हैं, इनको खपाने के लिए सरकार के पास कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए शिवम जी, है क्या कि कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के लिए
एक पहले से मॉडल डिसाइड करना चाहिए जी। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाया जाता है तो भू अधिग्रहण के साथ साथ उसमें ये एक क्लॉज पहले रहता आ रहा है कि उसमें किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। तो हमारा ये भी कहना है कि अगर उतनी बड़ी संख्या में नौकरी देना संभव नहीं है, मान लेते हैं, तो एक विकल्प भी रखना चाहिए गवर्नमेंट को कि अगर वहां पे संभव नहीं है तो कहीं और उसको एडजस्ट करें। इस तरीके का एक डेटाबेस बनाया जा सकता है और उसकी एक टाइम फ्रेम लिमिट होनी चाहिए कि जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। या फिर जो सरकारी स्कीमें हैं जिसमें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है या उद्यमी बनाया जाता है, उसमें उनको वरीयता मिले, उनको स्वरोजगार उत्पन्न करने के अवसर मिले। इसके लिए सरकार को कुछ कदम उठाने पड़ेंगे ठोस। बिल्कुल। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा लेट से जुड़े विजय जी। विजय जी आपका स्वागत है राष्ट्र हित में। जी विजय जी, हम रोजगार पे पिछले 3-4 दिनों से लगातार बात कर रहे हैं। कुछ लोगों को हास्यास्पद भी लगता है कि क्या होगा, लेकिन ठीक है, एक पत्थर उछाल के देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। दुष्यंत जी ने ही कहा था। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जैसे अभी गोंडा से बात हो रही थी मेरी, तो वहां एक पढ़े लिखे युवा थे, एमएससी हैं मैथमेटिक्स से, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। गोंडा में एथेनॉल का एक बड़ा प्लांट लग रहा है, एशिया का बड़ा प्लांट, और योगी जी ने वहां के लोगों को आश्वासन दिया कि भाई आपको हम रोजगार देंगे। लेकिन समस्या क्या है, उन्होंने कहा कि भाई वहां के जो लोकल लोग हैं, आसपास के जिले के लोग हैं, उनको बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है। अब मैं इसके फैक्ट चेक कराऊंगा कि उनकी बात कितनी सच है, लेकिन यह प्रश्न कई जगह से निकल कर आया है। तो मैं इस संदर्भ में, एक तो मेरा सवाल है, दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो कृषि आधारित व्यवसाय या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है जो कि कोरोना के समय में मजबूत रही, उसके लिए गवर्नमेंट के पास क्या अब कोरोना के जाने के बाद कोई कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया है आपके नजरिए से? ये 2 प्रश्न है मेरे। विजय जी। देखिए शिवम जी, ऐसा होता है कि सरकार जब किसी व्यवसायिक स्तर पे, जैसे एथेनॉल की जो बात करते हैं, कि अगर कोई प्लांट एथेनॉल बनाने के लिए लगा है जो कि ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए भी जो खास स्पेशलिस्ट लोग चाहिए या जिस प्रकार का जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके लिए वैसा ही रिक्रूटमेंट भी सरकार को या फैक्ट्री को करना होगा। अब मैं उसको सरकार कहूं या फैक्ट्री कहूं, बिल्कुल, या जो एथेनॉल उस प्लांट को लॉन्च कर रहा है उसको रिक्रूटमेंट भी वैसे करना होगा। दूसरी बात यह है कि जिस स्तर पर जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। ये एक बड़ा मोटा फॉर्मेट है एम्प्लॉयमेंट का। दूसरी बात है कि जब लोकल, अगर वहां पर कुछ इंडस्ट्री लग रही है तो लोकल लोगों को प्राथमिकता कैसे दी जाए, ये सरकार को तय करना होगा कि भाई टोटल एम्प्लॉयमेंट में से 20% एम्प्लॉयमेंट हम गोंडा के लोगों को देंगे, तो और गोंडा के लोगों को हम किस स्तर का एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ये भी तय करना जो है, जो वहां पर अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की है, उसमें ये पैरामीटर्स सरकार को ही तय करने होंगे कि किस स्तर के लोगों को हम 20% या मतलब मैंने आपसे एक जनरल बात कही, 20% मान लीजिए कि किसी जिले के स्तर पे हम 20% लोगों को एक खास उद्यम में अगर एम्प्लॉयमेंट सरकारी है और दे सकते हैं, तो ये वहां के लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वो किस स्तर पे किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होगा, किस स्तर के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, ये तय करना एक निश्चित तौर पे एक बेसिक पैरामीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि जो ये एम्प्लॉयमेंट वाले में एक बड़ा घालमेल है आज के डेट में। सरकार ये कहती है कि साहब हमने जो है पैसा लोगों को दिया और कहा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर लो, हम लोगों को लोन दे रहे हैं। तो देखिए ये जो लोन वाला एम्प्लॉयमेंट है ना, ये आपको एंटरप्रेन्योर तो बना सकता है, एक उद्योग लगाने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए अवसर तो दे सकता है, लेकिन जहां तक बात जो रोजगार वाली है, अगर उस रोजगार को केवल नौकरी से लिंक किया जाए कि लोगों को काम मिलना चाहिए, तो वो काम से एम्प्लॉयमेंट का दोनों में थोड़ा सा जो है, जो डेफिनेशन आज दी जा रही है उसमें बड़ा गड़बड़ है। मतलब आप सीधा रोजगार नहीं दे रहे हैं, लोगों को सीधा काम नहीं दे रहे हैं। देखिए अगर मनरेगा जैसा प्रोजेक्ट भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो वो लोगों को किस खास रेट पर बिना पढ़े लिखे वहां एम्प्लॉयड जो भी गांव के मजदूर हैं उनको भी एक खास टर्म पे रोजगार देता था कि हम 180 दिन, महीने का 20 दिन देंगे आपको काम। लेकिन ये जो स्थितियां तभी हो सकती हैं जबकि सरकार का नजरिया लोगों को काम देने का हो।
बहुत क्लियर कट मामला है कहने का कि आप दोनों में एक डिफरेंस जो है उसको बहुत साफ तरीके से समझना होगा। आप जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जो कोरोना के बाद की स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने, जैसे अगर पिछली योगी सरकार में देखा जाए तो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, मैं समझता हूं कि कुछ 60,000-70,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी जो कि बीएड थे और ऑलरेडी उनके पैरामीटर को उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ था। तो ये सारी जो चीजें हैं, अब जैसे अभी एक नई बात जो आई है योगी सरकार में, अभी जो मैंने रिसेंटली सुना है कि भाई पुलिस की भर्ती की जाए, कि हमारे पास बहुत आरक्षक के बहुत पद खाली हैं और हम पुलिस का एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं और सरकार को जरूरत है। तो सरकार अगर ऐसी चीजों पे फोकस करती है जिसमें वो केवल, देखिए, रोजगार करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, लोन दे करके एंटरप्रेन्योर बनाना और एम्प्लॉयमेंट देना सरकारी स्थिति में, इस दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल विजय जी बहुत माफी के साथ, चूंकि मेरा समय खत्म हो गया, मैं लगातार इस पे सीरीज कर रहा हूं, मैं जरूर आपके साथ जुड़ूंगा ये। और आप अनुपमा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अपना कीमती। शांतनु जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, और जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे अलग अलग जगह से, उनका भी धन्यवाद। विजय जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार क्या है। सरकार लोन देके रोजगार दे रही है, उसका क्या अर्थ है? सरकार सरकारी नौकरी दे रही है, उसका क्या अर्थ है? सरकार किसी प्राइवेट नौकरी को देने के लिए कोई उद्योग लगा रही है और उसमें प्राइवेट नौकरी कुछ युवाओं को मिल रही है, उसका क्या अर्थ है? हर चीज की एक अलग डेफिनेशन है और हर चीज का एक अलग अर्थ भी है, और समाज भी हर चीज को अलग तरीके से देखता है। हम लगातार राष्ट्रहित में इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, करते रहेंगे। सिर्फ नकारात्मक या सरकार को घेरने की बात नहीं है या सवाल उठाने की बात नहीं है। हम वो चीजें भी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि युवाओं को यह समझ में आए कि वो आज के मार्केट में, आज के बाजार में कैसे सरवाइव करें, ग्रामीण इलाकों में, गांव देहात में कैसे नौकरी के अवसर पैदा हों, और सरकार ने कौन कौन सी चीजें ऐसी की हैं जिसके मार्फत लोगों को फायदा हो सकता है, बेरोजगार युवाओं को फायदा हो सकता है। तमाम योजनाएं हैं, उनकी क्या अभी हालत है, ये भी हम परखने की कोशिश करेंगे हर जिले में। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने फोन किया, उनका भी राष्ट्रहित देखने के लिए।